दोस्तों आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ भी स्किप ना करें, आपको आज सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीसीओएस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, बट वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, इतना ज़्यादा वॉइस क्लियरिटी नहीं थी उसमें। बट आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आप जानेंगे कि पीओसीडी होता ही क्यों है, कैसे बचना है, इलाज में क्या क्या दवाइयाँ चलती हैं, सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है। सो शुरू करते हैं। दोस्तों पीसीओडी या पीसीओएस दोनों ही एक चीज़ है, इसको बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम बोलो, चाहे पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो एक ही बात है। हो क्या रहा है यहाँ पे, पॉलीसिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो सिस्ट को समझने से पहले आप समझो यहाँ पे फीमेल का एनाटॉमी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी। जाहिर सी बात है, जो महिला का प्रजनन तंत्र होता है उसमें दो ओवरीज होती हैं, एक गर्भाशय होता है, दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ये जो ओवरी हैं, इनका काम है भैया कि हर महीने 12 से 16 दिन के बीच में एक अंडा बना के ओवम को प्रोड्यूस करके फैलोपियन ट्यूब में भेजना। फैलोपियन ट्यूब में कब तक रहेगा ये ओवम, जब तक कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, मतलब कि सेक्स करेगा, इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म आएगा, शुक्राणु आएगा, उसको अंडे को फर्टिलाइज करेगा और ये अंडा गर्भाशय में जाके इम्प्लांट हो जाता है, यूटेरस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये नेचर ने दिया हुआ है। अब जो अंडा बन रहा है ओवरीज के अंदर, तो क्या होता है, अंडा जब बनता है तो 1000 अंडे बनते हैं। तो उन 1000 अंडों में से, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, 1000 बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो उनमें से एक ही अंडा जीत जाता है और वो बाहर आ जाता है ओवरी में से। ओवरी का एक आप मान सकते हैं गेट होता है, वहाँ से एक अंडा निकलता है, एक ओवम निकलता है, रिलीज होता है। तो क्या होता है कि कुछ कंडीशंस, कुछ कारणों के द्वारा ये जो एक अंडा बाहर निकल रहा था वो नहीं निकल पाता। क्या होता है कि यहाँ पे अब सारे अंडों को बाहर निकलना, पहले एक ही निकल रहा था, पहले एक ही विन हो रहा था, जीत रहा था। तो क्या होता है कि सारे अंडे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो जब सारे निकलना चाहेंगे तो फिर कोई भी नहीं निकल पाता, कोई भी ओवम से रिलीज नहीं हो पाता। ठीक है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। तो यहाँ पे ओवम सीक्रेशन नहीं हो पा रहा, रिलीज नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, अब धीरे धीरे वहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा। सिस्ट कोई गड्ढा नहीं बोल सकते आप इसे, छोटे 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 से ऐसे बबल्स टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, अगर उसको सोनोग्राफी में देखा जाए तो वो ऐसा लगता है कि मोतियों की माला है या कुछ लड्डू रखे हुए हैं, ऐसा मतलब लगेगा कि साबूदाने जैसा, साबूदाना जब उबल जाता है इस टाइप का लगेगा। तो जब वो सारे के सारे ओवम्स निकल नहीं पाते तो वहाँ पे सिस्ट का फॉर्मुलेशन हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, एक फ्लूइड बन जाता है और फिर वो वहीं पे पैक होकर रह जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। अब ये जो कंडीशन है कि भाई सिस्ट बन गया, एक आध सिस्ट बन जाता है, कई बार दोनों ओवरीज में से एक आध किसी ओवरी में एक सिस्ट बन जाता है, तो उसे हम पीसीओएस नहीं बोलते, पीसीओएस नहीं कह सकते, क्योंकि एक सिस्ट है वो किसी भी कारण से बन सकता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन एक या दो से ज़्यादा जब सिस्ट बनेंगे तो उसे बोलेंगे क्या, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। तो ये जो कंडीशन है, ये समस्या है, आजकल हर 5 में से एक महिला में तो होती ही होती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आदमी में दिक्कत है, औरत में दिक्कत है, ये सब चलता है, सुनते में आता है। ठीक है ना, तो फाइनली कहीं ना कहीं ये कारण पीसीओएस भी होता है, इनफर्टिलिटी का। तो अब हम समझते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। कारण बहुत ही नॉर्मल से हैं, जाहिर सी बात है, जो भी ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है, ओवम सीक्रेशन रिलीज हो रहा है, तो ओवम बनता कैसे, ओवरी के अंदर कुछ हार्मोन्स की मदद से। ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी चाहिए, ये सारे हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो ओवम निकल भी जाता है तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको मेंटेन करके रखे। वो फैलोपियन ट्यूब में ओवम है, वहाँ पे आया है फर्टिलाइज होने के लिए, तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है, तो एस्ट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे हार्मोन्स का संतुलन होना ज़रूरी है। तो हार्मोन्स का असंतुलन एक कारण होता है कि भाई इम्बैलेंस हो गए हैं सारे हार्मोन्स। ठीक है, क्या से होते हैं कि एस्ट्रोजन कम हो जाता है, एंड्रोजन बढ़ जाता है, मतलब एक हार्मोन कम होगा तो एक दूसरा बढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम हो गया, एफएसएच कम हो गया, तो एग तो बन नहीं रहा है प्रॉपर। तो पहली चीज़ तो एग ही नहीं बन रहा, अगर बन भी रहा है तो वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा, उसके एनवायरनमेंट में रह ही नहीं पा रहा है, फैलोपियन ट्यूब के में रह ही नहीं पा रहा। दूसरा एस्ट्रोजन कम है तो एंड्रोजन बढ़ गया,
अब एंड्रोजन क्या होता है, मेल हार्मोन होता है, जो कि महिलाओं में भी होता है थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन ये बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है तो क्या होगा, हिर्सुटिज्म हो जाता है। हर एक महिला को ये समस्या नहीं होती है, बट जिस महिला को पीसीओएस होता है तो उनमें से कुछ महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि उनकी दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, वो हिर्सुटिज्म डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो खैर हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से ये होती है समस्या। जब ओवम रिलीज नहीं होगा तो वहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता क्यों भाई, मोटापा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आजकल महिलाएं सब कुछ कर रही हैं। ठीक है, आजकल समय ऐसा चल रहा है। ठीक है, टाइट कपड़े पहनना, दुनिया भर के कॉस्मेटिक्स लगाना, इधर उधर घूमना, एनवायरनमेंट में किसी भी रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आ जाना, देयर आर सो मेनी, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के। ठीक है, डाइट में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में इंसुलिन निकल रहा है कि वो आपके शुगर को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन आजकल मोटापा इतना बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है महिलाओं का, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है और इतना बॉडी हमारा इंसुलिन वर्क नहीं कर पाता। तो वो इंसुलिन तो बनता है ज़्यादा मात्रा में, इंसुलिन बनाती है पूरी बॉडी, लेकिन वो काम का नहीं बचता कुछ, क्योंकि शुगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अब वो इंसुलिन कहाँ पे जाकर काम करता है, ये ओवरीज पे जाके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो गेट बंद हो जाता है। ओवरी से जो एक ओवम रिलीज हो रहा था, तो ये गेट से रिलीज हो रहा था। अपन उदाहरण के लिए मान सकते हैं कि उसकी जो ओवरी है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वहाँ से आप मान सकते हैं गेट है, वहाँ रास्ता है, तो वो रास्ते में से एक ओवम निकल रहा है। लेकिन जब ये इंसुलिन लेवल बढ़ता है तो शुगर को तो मेटाबोलाइट नहीं करता, शुगर को तो डाइजेस्ट करता नहीं, तो ये इंसुलिन जो है ओवरी पे जाके अफेक्ट करता है, तो वो गेट को बंद कर देता है एक प्रकार से। ठीक है, तो ओवरी पे जाके असर करता है, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ा एक कारण होती है। उसके अलावा दूसरे और कारण हो सकते हैं, जेनेटिकल हो सकता है, माँ को कोई प्रॉब्लम थी, दादी को थी, नानी को थी, कोई परिवार की हिस्ट्री है, तो भी ये आ जाता है, कहीं ना कहीं से जेनेटिकल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये है इनके कारण, ये जो पीसीओएस है होता क्यों। अब इन सारे कारणों में से हो सकता है कि कई महिलाओं को कोई कारण मैच ना हो रहा हो, फिर भी उनको इनफर्टिलिटी है, तो वो दूसरे कारण हो सकते हैं, पीसीओएस नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कि महिला को कैसे पता चला कि मुझे पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। तो पहला कारण तो भाई जाहिर सी बात है इनफर्टिलिटी, बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, इनफर्टिलिटी। दूसरा क्या है भाई कि इरेगुलर पीरियड्स, जब ये सारा का सारा साइकिल, जब हार्मोनल चेंजेस होंगे, वो ओवरी में डिफेक्ट हो रहा है, सिस्ट बनी हुई पड़ी हैं, तो पीरियड्स आगे पीछे होगा। ठीक है ना, 15-15 दिन, महीना 2-2 महीने तक आगे वो खिसक सकता है पीरियड, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या कई बार होगा तो वो उतना हैवी ब्लीडिंग होगा, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये पीरियड में कुछ चेंजेस आएंगे। तीसरा ये कि भाई हर महिला को तो नहीं होगा, बता चुका हूँ, हिस्टोटिज्म, दाढ़ी मूंछों के ऐसा रोम आने लगेगा, थाइस में, छाती पे थोड़ा थोड़ा बालों का उगना शुरू हो सकता है। चौथा है कि वजन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, इंसुलिन भी नहीं काम कर रहा तो वजन तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो वेट गेन हो सकता है, मोटापा हो सकता है। उसके अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मली तो नहीं कह सकते लेकिन होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, महिला का मूड चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, एग्रेशन रहता है, या बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहना, फीवर सा महसूस होना, थकावट से महसूस होना, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी थक जाना, ये सब अदर सिम्टम्स कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो मेन तो ये है कि भाई हार्मोनल चेंजेस की वजह से पीरियड्स टाइम टू टाइम नहीं आएगा और बच्चे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है। बात करेंगे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के बारे में कि अगर महिला को पीसीओएस है, आशंका है, तो उसको कंफर्म कैसे करें। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट करेगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि खाली पेट होते हैं, और जाहिर सी बात है शुगर को चेक किया जाता है कि भाई शुगर लेवल क्या है। ठीक है, तो शुगर को चेक करके पता चल सकता है कि भाई शुगर का। ठीक है, उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल का है कुछ ना कुछ लफड़ा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी चेक किया जाता है। फिर धीरे धीरे क्या उस लेवल पे पहुंचा जाता है कि हाँ अब हम कह सकते हैं कि पीसीओएस है। सारी जांचें की जाती हैं पहले, और जो नहीं की जानी चाहिए वो भी होती हैं, आजकल इंडिया में चल रहा है ये। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को चेक कर सकते हैं, एफएसएच को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन को चेक कर सकते हैं, शुगर को चेक कर सकते हैं, थायराइड को भी चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, थायराइड T3 T4 TSH इन सब की भी जांच की जा सकती है। इन सब से गायनेकोलॉजिस्ट को ये पता नहीं चलता है कि पीसीओएस है, लेकिन एक
ज़रूरत पड़ती है कि इन सब टेस्ट को भी कंफर्म किया जाए। उसके अलावा एक टेस्ट होता है दोस्तों क्या, अल्ट्रासाउंड, सबसे ज़्यादा कॉमन और वही सबसे बेस्ट होता है। तो सोनोग्राफी की जाए तो उसमें क्लियर कट ओवरी की सोनोग्राफी में देखा जाता है भैया कि यहाँ पे सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है, और कितने सिस्ट हैं, कितना mm का है, जो भी वटेवर वो अलग चीज़ है। तो यहाँ से सिस्ट का ये पता चल जाता है। और उसके अलावा पेशेंट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके उसको चेक करके पता चल जाता है। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है कि भाई अब करें तो करें क्या। तो पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो उसके पास इसका कोई भी एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कहें कि भाई ये गोली खिला दो PCOS ठीक हो जाएगा, नहीं होता। तो यहाँ पे उस PCOS को मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, जो दूसरी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो उससे पहले कोई भी महिला जिसको PCOS है उसको ये पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है। तो जाहिर सी बात है आपको वजन कम करना पड़ेगा, वजन कम होगा तो मोटापा कम होगा, तो आपकी शुगर लेवल सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, तो फाइनली एक रिकवरी होने का चांस बन जाता है। तो मोटापा कम करो, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा करो, खूब दौड़ने जाओ सुबह सुबह गार्डन में, ठीक है, तो वजन कम होगा। डाइट में थोड़ा सा हरे पत्ते सब्जियों को रखो, घी दूध तेल कम करो, चिकन मटन कम खाओ, ठीक है, अंडा खा सकते हो लेकिन उसका पीले वाला भाग मत खाओ। ये महिला को करना चाहिए। ये महिलाएं क्या आजकल क्या मानने को तैयार नहीं कि वो उनके अंदर ओबेसिटी है, मोटापा है, लेकिन वो उनको आदमी की भी थिंकिंग कि भाई महिलाएं मोटी ही होती हैं, ठीक है, वो होता है, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कई महिलाएं ओवरवेट हो जाती हैं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटापा एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, ठीक है, डिहाइड्रेट नहीं रहना बॉडी, ठीक है, और नींद प्रॉपर लेना है, ठीक है। ये सब तो कोई भी महिला घर पर कर सकती है। ये सब होने के बाद 50% एक चांस होता है कि भाई महिला इस बीमारी को ठीक कर सकती है। तो अब आती बात एलोपैथिक की। तो एलोपैथी में कैसे क्या मैनेजमेंट किया जाता है, देखो जाहिर सी बात है इसमें महिला कर भी क्या सकती है, कुछ हार्मोनल दवाइयाँ चला सकते हैं, जैसे कि इसमें अपन जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको दिया जा सकता है लंबे लंबे समय तक, कि पीरियड्स आ नहीं रहा है तो पीरियड्स को लाने के लिए वो दे सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न वगैरह जो भी, ये सब चलाया जाता है 15-15, 20-20 दिन तक, ताकि पीरियड आ जाए। तो पहली चीज़ तो ये पीरियड को लाना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों कि ओवम्स को एक माहौल नहीं मिल पाता, कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है ना, तो ओवम उतना परिपक्व नहीं हो पाता। तो उसके लिए दोस्तों बहुत सी और भी दवाइयाँ हैं, जैसे कि क्लोमिफेन है, लेट्रोजोल है, ठीक है, वो एग के फॉर्मेशन को करता है, ताकि ठीक है अब जो है पीरियड्स आ गया है, अब सब चीज़ नॉर्मल हो रही है, तो अब एग भी बनना ज़रूरी है। उसके अलावा हिर्सुटिज्म वगैरह महिलाओं में हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फ्लूटामाइड आता है, फाइनेस्ट्राइड आता है और स्पाइरोनोलैक्टोन आता है। ये सब दवाइयों को चलाया जाता है। तो इतना तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि डायरेक्ट कोई दवा नहीं है, लेकिन चलाएंगे ऐसे ही। अब कुछ कंपनियाँ आती हैं, हर्बल कंपनियाँ जो कि दावा करती हैं, बहुत सारे आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि ये जो हर्बल दवा इससे काम हो जाता है। ये दवाइयाँ जो होती हैं हर्बल PCOS को ठीक करने का दावा करती हैं, ये 6-6 महीने महिलाएँ खाती हैं, 6-6 महीने खाती हैं, तब जाकर कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क दिखता है। बट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी महिला को है तो ये सारे लाइफस्टाइल अगर चेंजेस करती हैं महिलाएं, तो 50% बीमारी ठीक हो जाती है और 50% मैनेज की जाती है, ठीक है। तो ये होता है क्या, PCOD या PCOS। तो कोई भी महिला जिसको ये समस्या है तो उसको जो मैंने टिप्स बताई हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, ट्रीटमेंट पे नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, हार्मोनल दवाइयाँ चलाएंगे तो और ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट लिख के नहीं देगा कि मैं आपका ही ठीक कर दूंगी, ठीक है, कोई भी स्टैम्प पेपर पर नहीं लिखेगा। सब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको मैनेज करना है, किसी को भी इसका एक पर्टिकुलर दवा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि PCOS कितना डेंजरस बीमारी है, ठीक है। तो 5 में से 1 महिला को हो रही है तो किसी को भी हो सकती है, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। तो समझ में आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें जो कि आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।